डेट ऑफ मेच्योरिटी का मतलब क्या है? मैंने बोला था ना कि बिल बना लेते हैं, फिर उसमें टाइम दिया होता है कि 2 महीने बाद या 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद या 5 मंथ्स बाद इस डेट को पेमेंट जो है वो ड्यू हो जाएगी, इस डेट को पेमेंट देनी पड़ेगी, उसको कहते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब डेट ऑफ मेच्योरिटी फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स का आपको ध्यान रखना होता है। कुछ प्रोसेस क्या है, ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। दो, ए ने बी को क्या किया, सेल किया। उसके बाद बी जो है, अब ए ने बी को सेल किया, ध्यान से समझना है, ए ने बी को सेल किया तो बी ने पेमेंट करनी है, ए को पैसे मिलेंगे। तो जब बिल बनाया जाएगा तो ए बिल बनाएगा, बी के पास भेजेगा, ए बिल बनाएगा, बी के पास भेजेगा, बी साइन करेगा और बिल वापस किसके पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ए ने इसको भेजा, इसने साइन किया, वापस ए के पास आ गया, बिल बन गया। तो इसके लिए क्या है, बी आर, इसके लिए क्या है, बिल पेबल। इसने पेमेंट करनी है तो इसके लिए बिल पेबल, इसने पैसे रिसीव करने हैं तो इसके लिए बिल रिसीव। अब इसके बाद क्या होता है, टर्म्स डिसाइड होंगी, बिल कितने मंथ का है। मान लो 1 जनवरी को हमने बिल बना दिया, कब बना दिया, 1 जनवरी 2021 को बिल बन गया। तो उस बिल में ये भी मेंशन होता है 3 मंथ्स का बिल है। ठीक है जी, ऐसे करके डिटेल भेजी होती है। अब आपको उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी निकालनी है कि 3 महीने बाद एग्जैक्टली किस डेट को ये जो बिल है ये ड्यू हो जाएगा, उसको कहते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी। कैसे निकलेगी, आप डायरेक्टली 1 जनवरी से, जैन के बाद क्या आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 मंथ पूरे हो गए। 3 मंथ कब पूरे हो गए, 1 अप्रैल को 3 मंथ पूरे होंगे। पहले तो ये समझना आते हैं, क्योंकि पूरा जनवरी, पूरा फेब, पूरा मार्च कंप्लीट होने के बाद 1 अप्रैल को अकॉर्डिंग टू दिस 3 मंथ्स कब पूरे हो रहे हैं, 1 अप्रैल को ड्यू हो रहा है। लेकिन रूल होता है कि इसमें +3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, जिनको कहा जाता है ग्रेस डेज। ये ग्रेस डेज आपको देने होते। तो मींस इसमें 1 के बाद 1 अप्रैल बन रहा है 3 मंथ्स के हिसाब से, लेकिन 3 दिन और जोड़े तो 4 अप्रैल को बिल जो है उसकी मेच्योरिटी डेट आई। तो पहला जो आपके सिंपल जो इनिशियली क्वेश्चन होंगे वो मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के ही होते हैं, और उसमें ऐसे करके आप, ये तो मंथ वाला हो गया। अगर मान लो वो कहता मंथ का नहीं है कि 30 डेज का बिल है या 15 डेज का बिल है या 45 डेज का बिल है, अगर ऐसा बोला गया है तो क्वेश्चन में फिर आप कैलकुलेट करोगे, 1 जनवरी से 1 जनवरी को इंक्लूड कर लोगे, फिर 30 डेज कैलकुलेट करोगे, फिर 30 डेज जब ओवर हो जाएंगे उसके बाद 3 दिन और ग्रेस दोगे, फिर उसके बाद वो मेच्योरिटी होगी। ठीक है, तो डेज है तो काउंटिंग डेज में होगी। मंथ में आसान होता है, मंथ में सीधा मंथ काउंट कर लेते हैं, 1 जनवरी से 1 फेब, फिर 1 मार्च, तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद 3 दिन जोड़ दें। तो ऐसे करके जो है आपको क्या करना होता है, इसकी मेच्योरिटी डेट जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, ये 3 डेज ग्रेस देने हैं, लेकिन अगर ये 3 डेज ऐड करने के बाद 4 अप्रैल आता है, और 4 अप्रैल जो है, ना 4 अप्रैल जब हमने 1 जनवरी से किया तो 1 अप्रैल आ रहा था, 1 अप्रैल के बाद 3 डेज ग्रेस जोड़ दिए तो 4 अप्रैल को ड्यू हो रहा था बिल। अब 4 अप्रैल को अगर कोई गेजेटेड हॉलिडे है, ऑलरेडी आपको एडवांस में पता है कि वो हॉलिडे होता है, गेजेटेड हॉलिडे है, ठीक है, देन इन दैट केस 1 दिन पहले ही हो जाएगा। थर्ड, आपको ऑलरेडी एडवांस में पता है कि ये गेजेटेड हॉलिडे होता है, मान लो आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके 2 अक्टूबर आ गया या 15 अगस्त आ गया या 26 जैन आ गया, तो आपको पहले ही पता है ना कि उस दिन तो छुट्टी होती है। तो उस दिन क्या होगा, ये बन रहा क्या है, 4 अप्रैल बन रहा है, लेकिन 1 दिन पहले ड्यू हो जाएगा। 15 अगस्त बन रहा था 3 डेज ग्रेस देने के बाद, तो 14 अगस्त को ड्यू हो जाएगा। बट ये भी ध्यान रखना है, जब हम बोलते हैं ना 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले जो पहले वाला 1 दिन है वो वर्किंग वाला होना चाहिए, इससे प्रायर जो वर्किंग डे है उसको ड्यू हो जाएगा। तो नॉर्मली हम ले सकते हैं 15 से पहले 14,
4 से पहले थर्ड को हो जाएगा। ठीक है, एक दिन पहले ड्यू हो जाएगा, वो दिन कौन सा होना चाहिए, उससे पीछे वाला दिन वर्किंग होना चाहिए। तो ये एक रूल होता है जब हमने डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। फिर मान लो कि 4 अप्रैल ड्यू होनी थी, लेकिन अचानक से इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, ये इमरजेंसी में हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे ड्यू हो जाएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हो जाएगा, इसकी बजाय नेक्स्ट। इमरजेंसी में हॉलीडे डिक्लेयर हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक दिन फर्दर चला जाएगा। और अगर ये पहले से ही गेस्टेड हॉलीडे हो तो एक दिन प्रायर, वो एक दिन पहले वाला कौन सा होगा, वर्किंग, बाद वाला भी कौन सा होगा, वर्किंग। बिल इज पेड आफ्टर डेट, आफ्टर साइट या ऑन डिमांड, ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या लिखा हो, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ऑन डिमांड। अगर लिखा हो पेबल ऑन डिमांड, तो इन दैट केस आपको ग्रेस डेज देने ही नहीं होते, पहला। दूसरा, आफ्टर साइट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आफ्टर साइट लिखा होगा, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है आपकी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जब जिसने पेमेंट करनी है, जिस दिन उसने बिल को साइन किया होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो उस डेट को आपको क्या करना है, उस डेट से आपको मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। और अगर लिखा हो आफ्टर डेट, तो जिस दिन बिल बना था, ए ने जिस दिन बिल बनाया था, उस दिन से डेट ऑफ मैच्योरिटी काउंट करनी होती है। ए ने बी को गुड सेल किए, 1 जैन को ए ने बिल बनाया, बी के पास भेजा, बी ने साइन कब किया, 5 जैन। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर डेट, तो जिस डेट को बिल बना था, ए ने बिल बनाया था, उस डेट से डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर लिखा हो आफ्टर साइट, तो जिस डेट को बी ने एक्सेप्ट किया था 5 जैन, उस डेट से मैच्योरिटी काउंट करेंगे। ठीक है जी। तीसरी चीज ऑन डिमांड लिखा हो सकता है। तो ऑन डिमांड में क्या है, ऑन डिमांड में ग्रेस डेज देने ही नहीं है, ऑन डिमांड में ग्रेस डेज नहीं देते, ये पॉइंट होता है ऑन डिमांड।